वेलकम गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्लास 12 फिजिक्स का जो छठा चैप्टर है अपना उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के टॉपिक पर, और फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो देखेंगे, फिर फैराडे का लॉ देखेंगे, लेंस लॉ भी देखेंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उसका जो बेस्ट PDF नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.physicsbyamamar.com पर चले जाना है। ठीक है, वहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करके क्लिक करके क्लास 12 फिजिक्स, उसमें क्या है चैप्टर नंबर 6 में चले जाओगे आप, तो वहाँ से आप इस चैप्टर का पूरा PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट। और साथ ही साथ जिस वीडियो में जितना पढ़ाए हैं उसका भी PDF लिंक वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस आज की वीडियो का जो PDF लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँ। ठीक है, वहाँ से ही आपको लिखना है, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको एकदम निश्चिंत रहना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ समझने पे फोकस करना है। पढ़ेंगे सारा चीज़ और उससे रिलेटेड बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सारा सब कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, देखा जाए जरा सा, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा क्या यहाँ पर इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। देखा जाए जरा सा, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी तरीके से सेम टू सेम इस चैप्टर में है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? किसी दिए गए एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का संख्या कहलाता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज इस चैप्टर में किसी दिए गए एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही कहलाएगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। एकदम सिंपल सा चीज। तो जिसका भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये बहुत ही आसान सा चीज है। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ पर अगर कोई सा भी एक एरिया है ऐसे करके, ठीक है, और इस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसा लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही कहलाएगा मेरा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था वहाँ पर आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई से डिनोट करते हैं इसको, और ये फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहाँ पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्या? DA, या फिर NCERT के बुक में इंटीग्रेशन ऑफ E.ds भी लिखा रहता है। S जहाँ पे एरिया डिनोट करता है, A भी लिख दिए तो क्या है? एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे, इंटीग्रेशन करते थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता था। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और ये भी सेम टू सेम, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ भी एरिया था, यहाँ भी एरिया ही होगा, एकदम सेम टू सेम, है कि नहीं? तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है या फिर मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या? B.DA। ये सब आपने पहले भी किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंडीशन में, आज बस वही कर रहे हो आप मैग्नेटिक फ्लक्स के कंडीशन में। DA यानी स्मॉल एरिया वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या? DA का इंटीग्रेशन A। अब देखो तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर B.A क्या हो गया? BA cos थीटा। आपको तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, क्या है कि नहीं? अब छठे चैप्टर में हो, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा सब में तो ये सब कांड कर ही चुके हो। तो B.A मतलब क्या हो गया? BA cos थीटा, जहाँ पर ये थीटा हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ये मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब एक चीज, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, एरिया वेक्टर क्या हो गया? इस प्लेन पर सीधा अगर हम मान लिया जैसे परपेंडिकुलर ले ले तो ये एरिया वेक्टर होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया ये ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, ठीक है,
इस दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं आपका पहला चैप्टर क्लियर होगा, तभी आप छठे में हो, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर आपका पहला चैप्टर सब उधर का नहीं पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो भारी दिक्कत है। तो ये हो गया इधर क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ एरिया वेक्टर तो सरफेस पे क्या होता है ऐसे परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर है तो भाई उसमें दो चीज़ होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि उसका मान, उसका वैल्यू पूछे तो सर्कल है तो क्या बताएंगे, पाई आर स्क्वायर, और अगर रेक्टेंगल है तो क्या बताएंगे, साइड का स्क्वायर ना, सॉरी लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि एरिया वेक्टर तो किधर है, इधर है ना। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सर्कल है तो कितना, पाई आर स्क्वायर हो गया ना। इसी तरह से स्क्वायर रहता तो साइड का स्क्वायर कर देते, तो वो होता उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है ना, अभी इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो एरिया वेक्टर ये थीटा, यही थीटा है ना यहाँ। अगर आप एक बात देखो तो ये ज़रा सा सोचने वाली चीज़ है, अगर इस थीटा का मान, थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री हुआ तो अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 0 नहीं। और ये कैसे पॉसिबल है, इसका एक एग्जाम्पल दिखला देते हैं आपको। अगर मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है, और कॉइल ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर तो इसका इधर हो गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो सारा का सारा, तो कॉइल ऐसे रखा हुआ है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे ना पास कर रहा है, ऐसे तो जा नहीं रहा है, क्या इसमें से थोड़ी घुस रहा है, सब ऐसे जा रहा है। तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एरिया से पास नहीं किया, तो फ्लक्स 0 हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर 90 डिग्री का एंगल, तो कॉस 90 यहाँ बैठाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ठीक है, अगर क्या होते मान लिया जाए थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, या 0 डिग्री के बराबर भी है, ये लिखने का मतलब बड़ा छोटा के तरफ तीर मारता है ना। तो 0 थीटा का मान क्या है, 0 से बड़ा है, या फिर ये थीटा 0 डिग्री के बराबर है, या फिर 90 डिग्री से छोटा है अगर थीटा का मान, यानी कि थीटा का मान अगर 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, तो आपको पता ही है कि कॉस थीटा का मान 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, चाहे कॉस 30 डिग्री हो, कॉस 60 डिग्री हो। तो आपको ये सब जो वैल्यू है, या कॉस 45 डिग्री हो, ये सब पॉजिटिव रहता है ना। तो फ्लक्स भी क्या होगा इस कंडीशन में, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ, सारा चीज़ आपको PDF हम नोट्स हम देंगे, उसमें आराम से सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, या फिर आप वेबसाइट से आप सब कुछ सारा चीज़ कर सकते हैं, www.physicsbymanwar.com। अच्छा, अब उसके बाद अगर मान लिया जाए थीटा का मान 180 डिग्री से छोटा या उसके बराबर, या फिर 90 डिग्री से बड़ा हो, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा या फिर 180 डिग्री से छोटा या 180 डिग्री के भी बराबर हो, यानी 90 से 180 के बीच में। मैथ वाले समझ रहे होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, बायोलॉजी वाले नहीं समझ रहे। बायोलॉजी वाले के हिसाब से बात करें अगर, तो 90 से 180 के बीच में अगर है, जैसे कॉस 120 डिग्री, कॉस 145 डिग्री, 35 डिग्री, 150 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, तो उन सब का ना मान माइनस में आता है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कैसा होगा उस स्थिति में, मेरा निगेटिव आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो है निगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। ये एक मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता था, सेम टू सेम। इसका जो ऐसा यूनिट की अगर बात करें, तो ऐसा यूनिट जो है इसका, वो हो जाता है वेबर। ठीक है, या फिर इसका एक और यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर ना, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप चाहो तो इसका क्या डायमेंशन वगैरह भी निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करता, नोट्स में हम दे दिए हैं। ठीक है चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का रखोगे, साइज का क्या एल स्क्वायर रखोगे, आ जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ये सारा जानकारी हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ही सही या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग जो है फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और फिर क्या
फिर लेंज लो और फैराडे लो, सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, चलो एक मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। PDF नोट्स में सारा चीज़ आपको अवेलेबल है ही, तो घबराने की चिंता ही नहीं करना है, वेबसाइट है तो सब कुछ है। चलो ठीक है कि नहीं। तो इसको मिटा रहे हैं और आगे एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं, वो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। देखा जाए जरा सा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी एक बुक से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग, ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ कॉइल ऑफ एरिया इतना मीटर स्क्वायर हैविंग 1000 टर्न्स इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कॉइल वगैरह पे या किसी भी एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना से संबंधित आपने क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा किया है, तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन सब यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से उतना नहीं रहता, क्योंकि ये और वो सेम ही है, तो वो पूछ लिए तो ये भी हो गया है ना। तो खैर ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश करना है, नहीं तो फिर देख लेना है। क्या है कि बोल रहा है कि एक कॉइल है जिसका एरिया है इतना और उसमें 1000 टर्न्स है, टर्न पे बाद में बात करेंगे, और उसको रखा गया है क्या, केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लिया जाए अगर इस तरीके से है, तो कॉइल जो है ना उसका प्लेन परपेंडिकुलर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वो दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। ठीक है, इतना टेस्ला, सॉरी, ठीक है, इतना टेस्ला है। अब क्या है कि इसमें कॉइल जो है, कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है, 1000 टर्न्स है। ठीक है, होने दिया जाए। तो इस कॉइल का जो प्लेन है ना वो ना परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर तो हम लोग जानते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया किधर, इधर ही। अब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, उधर ही है। दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का एंगल ये पैरेलल लाइन है, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, चूँकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है क्या, BA cos थीटा। अभी आपने पढ़ा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो इंटीग्रेशन ऑफ BA cos थीटा, B.DA इंटू cos थीटा वो लगाते हैं ना, लेकिन वैसा सवाल रहता नहीं है, यूनिफॉर्म वाला ही रहता है अक्सर। ठीक है, तो अब है जैसे मान लिया जाए तो B है, तो B का मान क्या किए, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एरिया की बात करें तो एरिया मेरा कॉइल का कितना है, 2 × 10⁻⁻² इंटू cos 0 डिग्री। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया ये तो अभी एक टर्न के लिए आया ना, क्या कहते हैं, तो एक टर्न के लिए कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻² और -4 -6, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 इससे गुना होकर कुछ पड़ा नहीं, ये तो इतना हो गया। अच्छा, 1000 टर्न्स, इतना टर्न्स है तब फ्लक्स कितना होगा, ये तो हम एक टर्न मानते हुए फ्लक्स कर लिए। इतना टर्न है तो फ्लक्स का जो मान है वो मेरा उतना गुना हो जाएगा, 1000 गुना 2 × 10⁻⁻⁶। तो इसका मतलब 1000 का मतलब 10⁻³ गुना 2 × 10⁻⁻⁶। 1000 का मतलब 10 का पावर 3, तो ये बेस से में पावर ऐड होगा तो 2 तो रहेगा ही, 10⁻⁻⁶ और 3 मिल करके क्या 10⁻⁻3, इतना वेबर, इतना क्या हो गया, वेबर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं और उसके बाद फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट है, फैराडे हेनरी का, उसको देखते हैं। अब देखा जाए जरा सा, फैराडे और हेनरी का एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ज़्यादातर ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट के नाम से ही फेमस हो गया, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे कि इन लोगों ने किया क्या, एक कॉइल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये कॉइल है, इस तरीके से ऐसे लपेटा हुआ है। अब क्या किया गया, इसी कॉइल के पास में एक मैग्नेट लेकर के आए। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसका यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलेगा, सभी जानते हैं।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है। इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, इसीलिए ताकि अगर इस कॉइल में करंट पास करे इस गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, अब क्या किया गया उसके बाद, ये ठीक है ऐसा अरेंजमेंट है। अब उसमें क्या किया गया कि इस कॉइल को इसके इस बार मैग्नेट को इसके पास लाया गया। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास ला रहे थे तो देखा गया कि जब तक इस बार मैग्नेट को इसके पास लाया जा रहा था तब तक इस कॉइल में एक दिशा में करंट ऐसे घूमने लगा। ठीक, इसमें डिफ्लेक्शन ऐसे शो किया। फिर उसके बाद यहाँ बार मैग्नेट आकर के रुक गया तो करंट का मान भी क्या हो गया, 0। इसमें कोई डिफ्लेक्शन फिर शो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद बार मैग्नेट को जैसे ही पीछे लेकर के जाया गया तो जब तक बार मैग्नेट पीछे जा रहा था तब तक पहले करंट ऐसे था अगर, तो अब पीछे जाते समय करंट ऐसे घूमने लगा उल्टा दिशा में, डिफ्लेक्शन इधर शो करने लगा। फिर बार मैग्नेट जब वापस आकर के रुका तो करंट हो गया 0। फिर जैसे ही ये बार मैग्नेट पास जा रहा था, जाने के दौरान करंट चलने लगा कॉइल में, डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उसके बाद जब ये बैक आया तो फिर उल्टा दिशा में करंट घूमने लगा। तो ये चीज़ देखा गया कि बार बार करंट ये बार मैग्नेट को पास दूर पास दूर पास दूर पास दूर कर रहे थे, तो कभी करंट ऐसे, 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 कभी करंट ऐसे ऐसे हो रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट से, ये फैराडे और हेनरी के इस एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें हो क्या रहा था, इसके बारे में क्या क्या चीज़ उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व ये किया कि जब ये बार मैग्नेट रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 गो 1 2 3 4 5 गो पास कर रहा है इस कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मान लो क्या 5। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स अपना 5 है, कांस्टेंट है, फिक्स है यहाँ पर, तो किसी तरह का कोई कॉइल में करंट नहीं दौड़ रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग पास ला रहे थे ना, तो पास लाते समय क्या हुआ कि अब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, ये अगर और पास आएगा तो ये भी तो इसी से होके गुजरेगा, ये वाला भी तो क्या होगा, इसी से होके गुजरेगा, ये वाला भी तो इसी से गुजरेगा। तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट पास आएगा तो यही जो फ्लक्स है मेरा, यही फ्लक्स का मान इस जो भी इधर से भी पास हो रहा था वो भी क्या हो गया, इसी से ही पास होने लगा। यानी कि अगर इस बार मैग्नेट को पास लाएंगे तो इस कॉइल से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब पास करने लगेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो जब ये पास आ रहा था तो फ्लक्स का मान बढ़ रहा था, जब ये दूर जा रहा था तो फ्लक्स का मान घट रहा था, जब ये रुका हुआ था तो फ्लक्स का मान इससे कांस्टेंट था, फिक्स था। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब इसको पास लाया जा रहा है या दूर ले जाया जा रहा है, यानी कि फ्लक्स का मान या तो बढ़ रहा है या तो फ्लक्स का मान घट रहा है, दोनों ही स्थिति में करंट डेवलप होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसे करंट है, अगर तो फ्लक्स घटते समय ऐसे करंट होगा उल्टा दिशा में। तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिला हम लोगों को, ये पता चला कि जब भी इस बार मैग्नेट को पास दूर कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का मान अगर बदल रहा है, बार बार बदल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का मान किसी कॉइल से, तो कॉइल में करंट डेवलप होगा। कॉइल में क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। तो ये चीज ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिला हम लोगों को। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि चाहे फ्लक्स का मान बढ़े चाहे फ्लक्स का मान घटे, दोनों ही स्थिति में करंट डेवलप होगा। फिर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत तेजी से करके देखा गया, तो पता चला कि जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट डेवलप होगा। अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या कहते हैं, मैग्नेट जब रेस्ट में था तो उस समय क्या करंट 0 ना, यहाँ पे जब इसको उधर लेके गया बार मैग्नेट को, क्या उधर लेकर के गया, तब यहाँ पे करंट आ गया, मान लो इस डायरेक्शन में। जब वहाँ पे जाकर के बार मैग्नेट रुक गया, तो जब ये रेस्ट में आ गया बार मैग्नेट, तो फिर से करंट क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पहुँचने के बाद जब इसको वापस खींचे, इधर मूव कर दिए बार मैग्नेट को, तो फिर से करंट इसमें डेवलप हुआ, लेकिन अब करंट उल्टा दिशा में डेवलप हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ वापस लाने के बाद जब यहाँ पे रुका, रेस्ट में हुआ, तो फिर से करंट क्या हो गया, 0। सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ आपको बेस्ट PDF नोट्स में आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, ठीक है, लिंक भी दिए हैं। तो सिर्फ समझने पे फोकस करना। तो ये सब चीज़ हमको समझ में आया फैराडेज लॉ में, इस एक्सपेरिमेंट में, कि अगर पास दूर करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संख्या किसी कॉइल से अगर बढ़ेगा घटेगा, यानी कि फ्लक्स का मान अगर बदलेगा, तो जब तक बदल रहा है फ्लक्स तब तक सर्किट में दौड़ेगा करंट, जब तक
बदल रहा है क्या, फ्लक्स, तब तक सर्किट में दौड़ेगा क्या, करंट। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि किसी कॉइल में जो करंट डेवलप होता है वो बदलते गए मैग्नेटिक फ्लक्स पर निर्भर करता है ना। यहीं से फैराडे का लॉ भी बन गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स क्या, ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज वगैरह देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये कॉइल है, कॉइल में करंट दौड़ा, तो कॉइल में करंट दौड़ा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ न कुछ ईएमएफ होगा, एक पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होगा, तभी करंट आया। मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये अगर ऐसा रहता, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो एक वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, जब ऐसे आ रहा था, तो जब पीछे चले जाएगा तब फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर जब पास आ गया तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर जब दूर गया तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। कहने का मतलब कभी इधर से करंट तो कभी इधर से करंट, कभी इधर से करंट तो कभी इधर से करंट, ऐसे करके करंट दौड़ता। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कॉइल का सर्किट एकदम पूरा यहाँ से ला के दोनों तार को अगर जोड़े हुए हैं तब तो इस पर करंट दौड़ जाएगा, लेकिन अगर दोनों तार को नहीं जोड़े हुए हैं तो इन दोनों तार के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच एक ईएमएफ जनरेट होगा, वोल्टेज एक ईएमएफ जनरेट होगा, जैसा कि बैटरी में होता था, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो इसके ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का डिफरेंस हमारा क्या देता है, ईएमएफ। तो इसके और इसके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ, यानी वोल्टेज का गैप, एक ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर सर्किट ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, तो कॉइल में क्या दौड़ने लगेगा, करंट। तो यूँ कहेंगे फैराडे लॉ के हिसाब से कि जो ईएमएफ डेवलप होता है किसी कॉइल में, वो ईएमएफ इस बात पर निर्भर करता है, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, उस ईएमएफ का मान, कि आप कितना जल्दी फ्लक्स बदल रहे हो। जितना जल्दी आप फ्लक्स को बदलोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहीं से बना है क्या, फैराडे का लॉ। ठीक है, तो आगे हम लोग फैराडेज लॉ भी देख लेते हैं। यहीं से फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, सारा चीज़ आपको नोट्स में लिखा हुआ अच्छे तरीके से, सिर्फ समझने पे फोकस करो। तो ये एक्सपेरिमेंट से तो समझे कि जितना जल्दी फ्लक्स को बदलेंगे, पास दूर करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा घटा भला घटा, तो जब तक फ्लक्स बदल रहा है तब तक करंट डेवलप होगा। ठीक, फैराडे का यहाँ से लॉ बना कि जो ईएमएफ डेवलप होता है किसी कॉइल में, वो बराबर होता है d∅b/dt के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बटे क्या, टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव का दर समय के हिसाब से हमको क्या देता है, ईएमएफ। इसी इक्वेशन को ना ऐसे मॉड में डाल के लिखेंगे। मॉड में डालने का मतलब, अगर ये जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, जो चेंज आ रहा है समय के साथ, ये अगर पॉजिटिव चेंज हो चाहे निगेटिव चेंज हो, मतलब पॉजिटिव चेंज का मतलब फ्लक्स बदल रहा है लेकिन बढ़ रहा है, निगेटिव चेंज का मतलब, ये तो पॉजिटिव चेंज का मतलब हुआ ना कि फ्लक्स बदल रहा है लेकिन बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चेंज। अगर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन निगेटिव चेंज का मतलब क्या होता है, मतलब फ्लक्स घट रहा है। निगेटिव चेंज मतलब घट के चेंज हो रहा है। तो चाहे पॉजिटिव चेंज हो रहा हो फ्लक्स में या निगेटिव चेंज हो रहा है, यानी कि चाहे फ्लक्स बढ़ रहा हो चाहे फ्लक्स घट रहा हो, रिजल्ट मॉड में डालने का मतलब हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, हमको ईएमएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़े चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स का मान घटे, दोनों स्थिति में ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोलता है क्या, फैराडे का लॉ इंडक्शन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन दिया रहे, मान लिया जाए टाइम के हिसाब से, यहाँ पर पूछेगा क्या, ईएमएफ कितना हुआ, तो ईएमएफ का इक्वेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा, 3 दूना 6, टी का पावर 2 में से 1 गया 1, यानी 60। तो ईएमएफ का इक्वेशन आया क्या, 60। पूछेगा क्या कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कहते हैं इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के साथ कितना, 3t², और बताइए कि ईएमएफ जो है 5वें सेकंड पे कितना डेवलप होगा, तो 6 गुना क्या 5, डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्लक्स का इक्वेशन को टाइम के साथ, ईएमएफ का इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें टाइम डालेंगे 5, तो हमको क्या 30 इतना वेबर, 30 वेबर इतना हो जाएगा क्या फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के हिसाब से, तो ईएमएफ का इक्वेशन मिलता है, उसमें अगर टाइम पुट कर देंगे तो हमको ईएमएफ उस इंस्टेंट पर मिल जाएगा। ठीक है,
बस ये इतना हुआ फैराडे के लॉ के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसके बारे में, इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं लेंस लॉ पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखा जाए जरा। अब हम लोग लेंस लॉ पर बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत दिमाग घुमा देता है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखोगे ना एक्सरसाइज में, तो उस पर भी अच्छा क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। अच्छा चलो पहले ये करते हैं, फिर समझते हैं सारा चीज़, कौन कौन सा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल बन जाएगा आपका, वो सब भी बता देंगे हम, ठीक है। लेंस लॉ क्या है, ये कहता है क्या कि सिंपल, कि जिस थाली में खाएंगे भाई उसी में छेद करेंगे। मतलब क्या, सुनो पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। लेंस लॉ के मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर जैसे है ना, था ना, बार मैग्नेट को पास लेके आए, दूर लेके गए, तो कभी इधर करंट कभी इधर करंट, तो कब किधर घूमेगा करंट ये पता कर सकते हैं। यानी लेंस लॉ के मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि करंट का दिशा क्या होगा, या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इसके मदद से सिर्फ यही काम किया जाता है। तो ये लेंस लॉ कहता है क्या कि किसी भी कॉइल में जो करंट डेवलप होता है ना, वो करंट अपने ओरिजिन का विरोध करता है। किसी भी कॉइल में अगर जो भी करंट डेवलप होगा, पैदा होगा, या ईएमएफ पैदा होगा, वो क्या करेगा, अपने कारण का विरोध करेगा। जिस भी कारण से करंट डेवलप हो रहा है उस कारण का विरोध करेगा। और हम लोग जानते हैं करंट क्यों डेवलप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव का ही विरोध करेगा कौन, करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव का विरोध करेगा करंट। अब विरोध करवा देना है, पता चल जाएगा करंट का डायरेक्शन। एकदम अच्छे तरीके से हम समझाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर इसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है माइनस डी फाई बी बाय क्या, डी टी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको क्या देता है, ईएमएफ तो देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ तो देता है, बात सही है। लेकिन यहाँ माइनस लगने का मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले बदलाव का विरोध करेगा, ये बता रहा है माइनस साइन, ठीक है। कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा ना समय के साथ, उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा कौन, ईएमएफ जो डेवलप होगा वो, ठीक है। चलो अपोज करेगा तो कैसे कैसे होगा सब कुछ समझते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, ठीक है, ताकि एनर्जी मेरा कंजर्व रहता है ना, इसी चीज़ पर आधारित है, ठीक है। अब ये लेंस लॉ है क्या, इसका इस यूज़ कैसे करते हैं वो हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात देखा जाए, आपको ये बात तो मालूम हुई होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि अगर यह मान लिया जाए कोई कॉइल है, ठीक है, इसके बारे में आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा हुआ है। करंट कैरिंग कॉइल एज मैग्नेटिक डायपोल, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सर्च कर सकते हो, करंट कैरिंग कॉइल क्या बोलते हैं, एज अ मैग्नेटिक डायपोल बाय एमन वर्ड लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, टॉपिक का नाम बाय एमन वर्ड लिख के सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है सारा चीज़ पर। तो अब ये है जैसे करंट कैरिंग कॉइल, ये सेंटर, इस पर करंट अगर आई चल रहा है तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस, यही ना। अच्छा चलो, एक खास बात और बताया था हमने वहाँ पर कि अगर करंट इस तरीके से घूम रहा है किसी कॉइल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट ऐसे घूम रहा है तो ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। तो मैग्नेटिक डायपोल यानी दो गो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसमें एक नॉर्थ पोल भी होगा एक साउथ पोल भी होगा। तो नॉर्थ पोल किधर होगा भाई, तो इसके बारे में हमने बात किया था कि अगर राइट हैंड का, दाहिना हाथ का क्या बोलते हैं, अपने फिंगर को, उंगली को करंट की दिशा में अगर घुमाएं तो अंगूठा हमको नॉर्थ पोल के बारे में बताता है। इधर कौन हो गया, नॉर्थ पोल, और अंदर की तरफ कौन सा, साउथ पोल। अगर करंट ऐसे के बजाय करंट अगर ऐसे चल रहा होता तब करंट की दिशा में उंगली घुमाते अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ बन जाता क्या मेरा, कौन सा, नॉर्थ पोल, होता कि नहीं। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। करंट ऐसे चल रहा है तो बाहर की तरफ क्या हो गया, नॉर्थ, और इसका मतलब इन होता है ना, अंदर की तरफ साउथ, नॉर्थ साउथ।
अच्छा अब यहाँ पे देखो आप, करंट ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ नॉर्थ ना, और अंदर की तरफ नॉर्थ और बाहर की तरफ क्या, बाहर की तरफ साउथ। ये सब चीज़ भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अब ये जानकारी अगर पता है तो हम लोग फ़ायदा कैसे उठाएंगे इसका, देखा जाए। जैसे मान लिया जाए क्या, इधर हो जाता है आपको, ठीक है, साउथ है ये, एस का मतलब ये साउथ हो गया, और क्या कहते हैं अंगूठा हमको क्या बताता है, नॉर्थ बताता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। और ये है मेरा एक बार मैग्नेट, समझ लो ये बार मैग्नेट है, और ये जो कैप है ना जिस साइड, ये है मेरा नॉर्थ पोल, याद रखना। ये इसको क्या बोल दिया हमेशा हम, नॉर्थ पोल, और ये पीछे का क्या है, साउथ पोल बार मैग्नेट का। और फिर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला कॉइल है, इसके पास मान लो हम ये नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो ये जो कॉइल है ना, इसमें जो करंट डेवलप होगा वो कैसे होगा ज़रा समझो। तो नॉर्थ पोल के पास आने से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो जिस कारण इसमें करंट डेवलप होगा। लेकिन कैसे, ऐसे या फिर ऐसे, दो ही डायरेक्शन होता है, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे, तो जब ये आएगा इधर, ठीक है, तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि इसमें करंट घूमे ना, तो ऐसे घूमे करंट ताकि सामने में ये भी नॉर्थ पोल बना दे और आने वाले नॉर्थ का विरोध करे। सामने में अगर ये नॉर्थ पोल बना देगा तो नॉर्थ और इस आने वाले नॉर्थ के बीच फिर रिपल्सन होने लगेगा ना। तो सामने में नॉर्थ बनाए, उसके लिए सामने में नॉर्थ बनाए तो करंट को कैसे घूमना पड़ेगा, ऐसे नहीं है ना। करंट अगर ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया, करंट की दिशा में फिंगर किए तो इधर कौन आया, अंगूठा बता रहा है ना, कौन आया इधर, करंट की दिशा में फिंगर ऐसे घुमाए तो इधर बना क्या, नॉर्थ। तो जैसे ही इधर नॉर्थ बनेगा करंट की दिशा में फिंगर में, तो नॉर्थ बना तो सामने में नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये तो मेरा नॉर्थ आ रहा था और सामने में इसको क्या मिल गया, नॉर्थ। तो आने वाले इस नॉर्थ को, इस नॉर्थ के कारण रिपल्सन महसूस होगा ना। जो आने वाला जो नॉर्थ है उसका ये कि नॉर्थ क्या करने लगा, विरोध करने लगा ना। तो करंट ऐसे डेवलप होगा। यहाँ पे क्या है भाई, नॉर्थ पोल इज कमिंग, ए नंबर में। अच्छा ठीक है, आगे एक बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो तो नॉर्थ पोल जो आ रहा था ना, अब नॉर्थ पोल को अगर हम दूर लेके जाएं तो क्या होगा, फ्लक्स का संख्या इससे घटेगा। तो ये चाहेगा कि फ्लक्स नहीं घटे। इसमें जो करंट डेवलप होगा वो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल अब मेरे से दूर ना जाए, नॉर्थ पोल मेरे से दूर ना जाए। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये सामने में क्या बना लेगा, साउथ। तब ना जाने वाले नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, सामने में साउथ बना के। तो अगर ये जा रहा है नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, ये दूर जा रहा है तो करंट ऐसे घूमेगा तब ना ये सामने में साउथ बना लेगा। सामने में साउथ बनाएगा तब ना जाता हुआ नॉर्थ, ये जो नॉर्थ है उसको क्या देखेगा, अरे यहाँ साउथ है, तो उसके तरफ अट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा। ये तो दूर जा रहा है ना नॉर्थ, ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो सामने में यहाँ क्या बना लेगा, ये साउथ बनाएगा। तब ना जाने वाले नॉर्थ को क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा। तो करंट इसमें कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। नॉर्थ इज गोइंग अवे, नॉर्थ दूर जा रहा है। ये हो गया बी। सारा चीज़ आपको नोट्स में बना हुआ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। ये नंबर है सी। इसमें मान लिया जाए साउथ इज कमिंग, कौन सा आ रहा है भैया इस बार, साउथ का मोबिल। अरे रे रे रे, चलो इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्थ को ना आगे पीछे किया, अब ये कौन है, साउथ है, ठीक है। ठीक, तो साउथ है ये, तो ये साउथ को क्या करेंगे, इसके पास लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही साउथ को इसके पास लेके जाएंगे तो ये बोलेगा, अरे साउथ को तुम मेरे पास लेकर के आ रहे हो, नहीं हम साउथ को आने नहीं देंगे, हम भी सामने में साउथ बना लेंगे ताकि आने वाला साउथ को रिपेल कर सके। तब ना साउथ और साउथ रिपल्सन होगा।
तो यहाँ से साउथ अगर आ रहा है तो ये फट से क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पे सामने में क्या बन जाएगा, साउथ। तब ना आने वाला साउथ देखेगा कि अरे सामने में साउथ है, ओह रिपल्सन, ओह रिपल्सन, ओह रिपल्सन। क्या, तो ये जो साउथ अगर इधर आ रहा है तो ये क्या करेगा, करंट ऐसे घूम जाएगा ताकि सामने में भी साउथ बन जाए। तो आने वाला साउथ को इस साउथ के कारण रिपल्सन महसूस होगा ना भाई। तो करंट इसमें कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ताकि ये भी सामने में साउथ बना ले। साउथ उधर से आ रहा है तो जो पोल सामने में आएगा ना, जो पोल इसके करीब आएगा वो पोल सामने में ये बना लेगा। जो पोल इससे दूर जाएगा उसका उल्टा पोल ये सामने में बना लेगा ताकि खींच ले। अब यहाँ पे देखो डी नंबर में क्या हो गया, साउथ दूर जा रहा है, ठीक है। अब साउथ को क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो साउथ को जब दूर लेके जाएंगे तो कॉइल बोलेगा ना, भैया दूर मत लेके जाओ, ये दूरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या होगा, अगर ये साउथ पोल दूर जाएगा तो ये क्या चाहेगा कि अच्छा तुम दूर जा रहे हो साउथ, हम सामने में बना देते हैं नॉर्थ, ताकि तुम जब दूर जाओगे तो हम तुमको खींचेंगे। तो हम तुमको क्या करेंगे, खींचेंगे, दूर नहीं जाने देंगे ना। तो जैसे ही ये साउथ पोल दूर जा रहा था, तुरंत ये क्या किया, सामने में ऐसे नॉर्थ बना लिया, ताकि ये जाने वाला साउथ इस नॉर्थ से क्या हो जाए, खिंचा जाए, दूर ना जा पाए। तो सामने में क्या बनाया ये, नॉर्थ। तो ऐसे करके घूमा। आपको ढेर सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देगा कि मान लिया जाए यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, और इसमें ऐसे करंट घूम रहा है, और इसके सामने में एक कॉइल है, इस में करंट ऐसे, मान लो यहाँ पर एक कॉइल है, ऐसे एक एज्यूम करो, एक अजीब अलग तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक कॉइल है, ऐसे करके वाला फिक्र होने बनता है, ठीक से। एक एज्यूम करो, यहाँ पर एक क्या है, कॉइल है, देखो एकदम एज्यूम करो, ठीक है, ये कॉइल है, बस कॉइल है, सिंपल, उसमें कोई करंट नहीं है। और मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है और इसमें करंट ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट। तो इसमें करंट कैसा डेवलप होगा, ये ऐसे घूम रहा है और हम इसको पास लेके जा रहे हैं, तो यहाँ वाले कॉइल में कैसे करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पर अगर एक कॉइल है, एज्यूम करो, एकदम इमेजिनेशन यहाँ बनना चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल है, एकदम सब कुछ दिखना चाहिए, इमेजिनेशन, आंख बंद करके कल्पना करो, एकदम अच्छे तरीके से इमेजिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक कॉइल है, तो उतना फैसिलिटी तो है नहीं कि क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड हो ताकि फटाफट से ये चीज़ वो चीज़ करके दिखा दे। अगर तुम लोग का सपोर्ट रहेगा, धीरे धीरे अगर क्या बोलते हैं पैसा वैसा हुआ उतना, तो ज़रूर क्या बोलते हैं होगा ऊपर वाले की मेहरबानी रही और सबका सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो फिर कभी अपडेटेड वर्जन बनाएंगे इस सब वीडियो का। चलो तब तक देखते हैं, गरीबी में ही सही, मतलब उतना तो नहीं है ना बाबू, हो सकता है जैसे, चलो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। तो यहाँ पे देखो एक कॉइल है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक, यहाँ पर एक कॉइल सिंपल सा रखा हुआ है, तो और इसको हम पास लेके जा रहे हैं। तो जब कॉइल में करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है का मतलब इसका नॉर्थ पोल किधर होगा, ज़रा सोचो तो, सामने में नॉर्थ पोल है, कॉइल ऐसे है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, तो करंट की दिशा में फिंगर घुमाए, अंगूठा, ये बताया यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और ये कॉइल पास आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है। तो जब नॉर्थ पोल इसके पास आएगा, इस कॉइल के पास, तो ये क्या चाहेगा, ये वाला कॉइल, ये कॉइल चाहेगा कि हम यहाँ पे इस कॉइल में करंट ऐसा हो ताकि ये सामने में क्या करे, नॉर्थ बना ले, ताकि आने वाले नॉर्थ का विरोध कर सके। तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, तब ना सामने में नॉर्थ बनाएगा और विरोध करेगा। आप आराम से टेंशन मत लाओ ज़्यादा, सबसे अच्छा मज़ा आ जाएगा। आप एक काम करो, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 6.1 बनाओ, में ढेर सारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसको जैसे ही आप करोगे ना, तो तुरंत आपका पूरा इसका एकदम मेहनत हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, बहुत मस्त एकदम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हो, ठीक है। अगर पर्सनली मुझसे चाहते हो कि एकदम बात करें सर को फ़ोन पर लगा करके, तो ऐसे देखो फ़ोन नंबर तो हमें ज़्यादा अवेल तो करते नहीं है। एक ऐप आता है कॉल मी 4,
ऐप करके, ठीक है। तो वो सर्च करोगे तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पर चाहोगे उस पर उसको डाउनलोड करके उस पर सर्च करोगे फिजिक्स बाय अमन वर्ड, तो वहाँ से आप चाहो तो हमको कॉल वगैरह कर सकते हो। खैर चलो हटाओ वो सब चीज़। PDF डालते हैं का लिंक आपको वेबसाइट मेरा जो है physicsbyamanword.com, उस पर आपको मिल जाएगा। एक बात और देखना, तो फ्लक्स को अगर हमको चेंज करना है, बदलते हैं तभी ना करंट डेवलप होता है। तो फ्लक्स चेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो तो क्या है, BA cos थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल दे या फिर कॉइल का एरिया बदल दे या फिर क्या इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बदलेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट डेवलप कर सकते हैं, EMF डेवलप कर सकते हैं। अब आप फटाफट से क्या करोगे, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं NCERT का एक्सरसाइज जो है नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर कौन सा 6.1, 6.2, 6.3 और एग्जाम्पल नंबर 6.1 to 6.5 तक शायद। हाँ, यहाँ तक अगर बनाओगे ना आप, तो ये जितना भी पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो थ्योरी का थ्योरी हुआ, तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। आपको वीडियो के अंत में यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको दिखेगा प्लेलिस्ट दिखेगा सारा NCERT का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वगैरह का, ठीक है, इस चैप्टर का। तो वहाँ पे क्लिक करके आप सारा सॉल्व कर सकते हो, या फिर खुद से बनाना नहीं बना तो भी ट्राई कर सकते हो, या फिर वहाँ वीडियो में मिलो, वहाँ हम बता देंगे सारा का सारा चीज़। तो ये सब कंप्लीट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त, बाय बाय। और पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर देना।